तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्नों को। आपका जितना भी प्रश्न बनेगा सारा का सारा प्रश्न देखेंगे हम लोग बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो इससे पहले मैंने सेट 1 को बना दिया, अगर आप सभी ने सेट 1 को नहीं देखा है तो जाके फटाक से चैनल में देख लें। चलिए बात कर लेते हैं मॉडल सेट नंबर 2 के प्रश्न को। तो देखिए पहला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हम सभी जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए दिखाई दे रहा, यानी कि क सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। कब? 14 जुलाई 1789, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न की, और यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि टाइद क्या था। तो देखिए टाइद की बात कर सकते हैं तो ये एक प्रकार का कर हुआ करता था। क्या है? कर, और वो कर था आपका धार्मिक कर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है ग, आपका सही से उत्तर धार्मिक कर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे तीसरा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक, ठीक है, हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो श्रेणी कहलाता है, अगर 3 का बात कर सकते हो वो आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, स्टेट आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे हम लोग चौथा प्रश्न की, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्सिले क्या है, ठीक है। तो देखिए मार्सिले जो है वो 4 का बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्रगान। क्या हो जाएगा? फ्रांस का राष्ट्रगान, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो ग दिखाई दे रहा है 3 आपका सही से उत्तर हो जाता है। जिस प्रकार का हमारा जो भारत है इनका राष्ट्रगान है, उसी प्रकार जो फ्रांस है उसका भी राष्ट्रगान है और उनका नाम है मार्सिले, ठीक है। चलिए बात करेंगे 5वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1774 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो देखिए 1774 की बात की जा रही है ना, तो बात कर सकते हैं इसका उत्तर की, तो वो हो जाएगा आपका लुई 16वां, ठीक है। कौन? लुई 16वां। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ख दिखाई दे रहा 2, लुई 16वां आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो देखिए रूस के जो संपन्न किसान को कहा जाता है वो कहा जाता है कुलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है आपका घ, कुलक आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात करेंगे 7वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि मरफ्फा, ठीक है, मर्सिलेवा कौन थी। तो देखिए बात कर सकते हैं कौन थी ना, तो वो थी आपका, वो था एक बहादुर महिला कारीगर। कौन था? कारीगर था, और बहुत ही बहादुर महिला थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है वो एक क्या थी? कारीगर था। क्या बोलेंगे हम लोग? एक बहादुर महिला कारीगर था, ठीक है। महिला भी याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं 8वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो देखिए ये जो अभी पड़ गया आपका नाम का बढ़ सकता है नया का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा पेट्रोग्राद आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा डी, यानी कि आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे 9वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि सन 1917 में, ठीक है, जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो कहते हैं वो आपको करते हैं मार्च की क्रांति। क्या कहते हैं? मार्च की क्रांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है यानी ख 2 आपका सही सा उत्तर हो जाए, ठीक है। जो 1917 में हुई थी जारशाही के पतन की घटना, उसे हम लोग मार्च की क्रांति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10वां प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता कौन थे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है रॉबर्ट ओवेन आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न की, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए भारत का पूरा कुल भूभाग के क्षेत्र का बात कर सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल बताना है, तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,88,263 वर्ग किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। पूरा बोला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ऐसा है। हम बात करेंगे शॉर्ट में तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 12वां प्रश्न की, और यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा। पूर्वी देशांतर की बात करी गई है ना, तो ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है 82.30 पूर्व आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 जो दिखाई दे रहा है 12 का सही से उत्तर हो जाता है। चलिए घ अगला 13वां प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि नेपाल, ठीक है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो यहाँ बोला जा रहा है जो नेपाल है जो कहाँ पे है? उत्तर की ओर है, और कौन सा राज्य टच नहीं करता वो आपको बताना है। तो देखिए उत्तराखंड जो है वो टच करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर सकते हैं तो ये भी टच करता है,
और बिहार की बात कर सकते हैं तो ये भी टच करता है, लेकिन झारखंड जो है वो टच नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है झारखंड आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ये आपका नेपाल से टच नहीं करता, जबकि ये बिहार से टच करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, ये सारे राज्यों से करता है, लेकिन देश की बात कही गई है तो झारखंड नहीं टच करता। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14वां प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से, ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे जो किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 भागों में ना आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है 6 भागों में आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 15वां प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई दे रहा है कंचनजंगा आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन? कंचनजंगा। तो इन जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्नों को रखिए, आप एक एक करके याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, माइंड में मतलब आप लोग रख लीजिए, क्योंकि आपको जिसे भी एग्जाम होगा ना ज़्यादातर तो देखा जा रहा है कि मॉडल पेपर से ही भीड़ रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कीजिए, जितने भी मॉडल पेपर है सारा का सारा मॉडल पेपर कर लें, और मॉडल पेपर तो हमारे चैनल के माध्यम से सारा का सारा बताया जाएगा। दिक्कत होती है तो कमेंट करें, अवश्य मैं आप सभी को कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता ही रहता हूँ। चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, तो 16 का बात कर सकते हो, ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है शिवालिक पर्वत आपका सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, कौन? शिवालिक पर्वत। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17वां प्रश्न की। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो सभी को पता है वो जो आपका होगा वो हो जाएगा प्रायद्वीप, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है प्रायद्वीप, यानी कि ग आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 18वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से बात कर सकते हैं, तो 18 का ऑप्शन में मुझे यहाँ पे आपका बात कर सकते हैं, तो बी जो दिखाई दे रहा भांगर आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, कौन? भांगर। तो भांगर आपका सही सा उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19वां नंबर प्रश्न की। देखिए और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए गंगा नदी के उद्गम की बात कर सकते हैं तो वो गंगोत्री हिमालय, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जहाँ पे बी दिखाई दे रहा है गंगोत्री आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी जो आपका उत्तराखंड में है वहाँ से निकलती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो यहाँ पे जो ख दिखाई दे रहा है सही से उत्तर गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग 20वां नंबर प्रश्न की। अब पूछा जा रहा है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए डल झील की बात कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। चलिए जितने भी झील हैं सारा का सारा झील याद रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए डल झील जम्मू कश्मीर। चलिए बात करते हैं 21वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो देखिए ये जो फसल है वो आपका रबी फसल है। कौन सी फसल है? जो गेहूँ आती है, जौ आती है, ये सारा का सारा आपका रबी फसल के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है रबी आपका, ए दिखाई दे रहा है रबी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करें तो 22वां प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे क जो दिखाई दे रहा है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर क ही हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 23वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो देखिए बात करते हैं बहुविध जो यहाँ पे प्रणाली है उसकी, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है 3, यानी कि आपको ग जो दिखाई दे रहा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना आपका जो है बहुविधि प्रणाली कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है एक वर्ष में एक भूमि पर कई प्रकार की फसल पैदा करना ही आपका बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करेंगे 24वां प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डायरी दुकान खोली है। देखिए कोई श्रवण नाम का लड़का है, वो एक दुकान खोला अपने जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, तो श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है वो आपको बताना है। तो 24 का बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका बी जो दिखाई दे रहा है 2 नंबर में गैर कृषि कहलाएगा। क्या? गैर कृषि। ठीक है, ये कृषि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 25वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि HYV का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर 25 का बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन में मुझे यहाँ 2 दिखाई दे रहा है अधिक उत्पादन करने वाले बीज से। ठीक है, तो HYV का जो तात्पर्य है वो है अधिक उत्पादन करने वाले बीजों से, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की।
और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक, ठीक है, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखिए वो जो आपका बढ़ाता है, ऑप्शन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है 26 का ऑप्शन में 4, ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 26वां हो गया 27वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच के, ठीक है, सभी बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, ये आपका सही सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, आपका ये सही सा उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलिए बात करते हैं 28वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र बताना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, का पशुपालन आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात आपका कपड़ा बुनना हो गया, ट्यूशन पढ़ाना हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब आपका दूसरे क्रिया में आते हैं, तीसरे क्रिया में आते हैं। ठीक है, तो जो पशुपालन है, कृषि वगैरह है, ये सारा का सारा आपका प्रथम क्रिया में आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, कोई खेत है उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उसमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए एक खेत है और यहाँ पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, और इसी खेत से 2 व्यक्ति को अगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति को हटा देते हैं, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करती है वो को बताना है। यहाँ पे 5 काम कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको माइनस कर दिया, तो वो 2 हटाने के बाद 3 बचेगा, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आपको बताना है किसी की है। तो देखिए 29 का बात कर सकते हैं, तो ये आपका प्रेक्षण बेरोजगारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रेक्षण बेरोजगारी। तो करेक्ट ऑप्शन में मुझे पे 2 दिखाई दे रहा है, प्रेक्षण बेरोजगारी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो देखिए 30वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा, ठीक है, विकसित किए नए, ठीक है, मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो देखिए 30 का ऑप्शन नंबर जो ए जो दिखाई दे रहा है, मानव पूंजी, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मानव पूंजी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे क दिखाई दे रहा है, सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, जो जनता है वो स्वयं अपनी इच्छा से वोट देकर ही ना चुनाव करती है, और जो भी प्रत्याशी जीतते हैं वो जीतते हैं जो वोट देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन में 3 जो दिखाई दे रहा है, जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, यानी कि जनता खुद ब खुद चुनती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और 32वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि चीन में राष्ट्रपति, ठीक है, नियुक्त करने का अधिकार किससे है। तो देखिए चीन में जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वहाँ पे एक ही पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे जो कॉज दिखाई दे रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। तो देखिए जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ है वो आपका हुआ था 1980 में। कब हुआ था, 1980 में, यानी कि करेक्ट ऑप्शन में जो 3 जो दिखाई दे रहा है 1980 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और 34वां प्रश्न पूछा रहा है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो देखिए वो जो आपके थे ना, वो आपके थे जिम्बाब्वे के। कहाँ के थे, जिम्बाब्वे के। इस बात को आप रखिएगा याद, जो रॉबर्ट, ठीक है, मुगाबे हैं वो जिम्बाब्वे के हैं, और जिम्बाब्वे को जो स्वतंत्रता मिली है 1980 में मिली है। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न की। तो चलिए बात कर लेते हैं 35वां नंबर प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हम सभी जानते हैं जो दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे नेल्सन मंडेला। कौन, नेल्सन मंडेला, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, ग आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो काला गोरा वाला भेदभाव हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, आप सभी को पता ही है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है, सही उत्तर नेल्सन मंडेला हो जाता है। चलिए बात करते हैं 36वां नंबर प्रश्न की। और आपको पूछा जा रहा प्रश्न की संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य, यानी कि आपको गलत कौन सा है वो आपको बताना। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा होगा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, ये आपका गलत है। बाकी बात आपको बात कर सकते हैं ऑप्शनों में से कौन नंबर जो दिया है यह, ठीक है, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी, ठीक है, भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, ये भी आपका सही है। साथ ही साथ दूसरा नंबर जो लिखा हुआ है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, ये भी सही है।
और जो घ में दिया हुआ है यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। ये सारा का सारा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिया हुआ है आपका वो गलत है। ठीक है, तो यह असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव करवाया गया था। तो देखिए वो करवाया गया था आपका जुलाई 1946। कब? जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, घ आपका सही से उत्तर हो जाता। ठीक है, जब पूछा जाए कि संविधान सभा का जो चुनाव कब आयोजित किया गया था तो आपको बताना है जुलाई 1946। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिए। जो महात्मा गांधी है, ठीक है, वो सदस्य नहीं है। आपने कभी भी अगर संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो महात्मा गांधी के बारे में कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगेगा कि महात्मा गांधी इतने अच्छे आदमी थे, सहयोग के होंगे, या तो फिर इनका नाम आते रहते तो ये नहीं हो सकते। लेकिन ये नहीं है, या याद रखिएगा, ये संविधान सभा के विषय में इसका कोई नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, बाकी बात आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारा का सारा इन सभी के सहयोग है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो महात्मा गांधी हैं वो सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन बुनियादी मूल्य नहीं है, वो आपको बताना। तो सबसे पहला दिया है समानता, ये आपका है। स्वतंत्रता भी है और पंथ निरपेक्ष भी है। लेकिन आपका ऑप्शन में यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, असहिष्णुता आपका सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, देखिए आप अगर जानते होंगे, देखिए समानता, स्वतंत्रता और पंथ निरपेक्ष सारे का वहाँ पर प्रयोग किया गया, लेकिन जो असहिष्णुता है आपका नहीं किया गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बात कर सकते 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन, ठीक है, सुमिलित नहीं है। आपको ये कौन सा सुमिलित यानी कि सही नहीं है, गलत है, वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि मोतीलाल नेहरू 1918 में भारत का संविधान बनाया, ये आपका सही है। फिर दूसरा में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। इन बातों को भी याद रखिए, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपका सही है। साथ ही तीसरा में दिया हुआ कि B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? B.R. अम्बेडकर, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 4 जो देखिए लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य, लेकिन ये गलत है। ना महात्मा गांधी है ना इंदिरा गांधी है, यानी कि कोई भी संविधान सभा के ये लोग गांधी में से नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न का उत्तर का बात कर सकता हूँ, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसके बाद में और सारा वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उसमें भी लिंक वगैरह देते रहता हूँ। आप क्या कीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।